गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। देखिए आज मैं दूसरा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ इंग्लिश का। जो बच्चे कक्षा 10 में हैं इस साल यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है उनको, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखा करें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक मॉडल पेपर का जो है पूरा ग्रामर पोर्शन में करा दे रहा हूँ। आप इसे तैयार करते जाइए और निश्चित रूप से ग्रामर में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद लिटरेचर का भी मैं कराऊंगा। तो अगर मेरा चैनल देखते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको देखते रहिए। अगर देखते रहेंगे तो आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा 100 to 100। चलिए देखते हैं आज का मॉडल पेपर सेकेंड, जिसमें केवल मैं ग्रामर पोर्शन पहले टच कर रहा हूं। तो आप लोग भी देखिए। ये पहला क्वेश्चन, आई स्पेस हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। देखिए ये है क्वेश्चन और इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है गिव, सेकेंड ऑप्शन है गिवन, थर्ड ऑप्शन है गेव, फोर्थ ऑप्शन है गिविंग। चलिए अब देखते हैं ये ऑप्शन में से मैं एक एक करके देखता हूं, चेक करता हूं तो कौन सा सही आपको लगेगा। आप भी देखिए, बता रहे हैं। आई हिम, मैंने, अब इसमें से देने का अंग्रेजी लिखा है, मैंने उसे दिया। पहले एक चेक करते हैं। मैंने उसे एक साइकिल उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर दिया। मैंने उसे एक साइकिल उसके जन्मदिन पर दिया, ये है जो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा है, अगर हम देखते हैं गिव, मैं उसे उसके बर्थडे पर एक साइकिल देता हूं, यानी ये तो हमें गलत लग रहा है कि हर बार बर्थडे पर साइकिल तो देंगे नहीं। और गिवन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हैव हैज का प्रयोग नहीं हुआ है या हैड का प्रयोग नहीं हुआ है। और गिविंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एम का भी प्रयोग नहीं हुआ है। आई के साथ एम का प्रयोग पहले से हुआ रहता। मैं दे रहा हूं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि बोलते समय जो वाक्य है वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लग रहा है। मैंने उसे उसके बर्थडे पर एक साइकिल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम भर देंगे गेव। देखिए जब हम हिंदी बनाने लगते हैं उसी समय हमको कंफर्म होने लगता है कि वाक्य कौन सा सही जा रहा है। अब बार बार जो ऑप्शन दिया हो चारों ऑप्शन डाल के एक बार बोल देना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा बोलने में सही लग रहा है, उचित कौन सा है, सही कौन सा लग रहा है। ठीक है, वो खुद ब खुद समझ में आने लगता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सीता सिंग्स वेरी गुड कामा सी इज ए। अब स्पेस है, ऑप्शन देखिए। यहाँ पे कह रहा है, पहले तो देखिए सीता सिंग्स यानी सीता गाती है, वेरी गुड बहुत अच्छा। सी इज ए, वह है एक। अब चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं। ऑप्शन दिया है सिंगर, SINGER। दूसरा है डांसर, DANCER डांसर। तीसरा है म्यूजिशियन, MUSICIAN म्यूजिशियन। चौथा है नन ऑफ दीज। देखिए जो ऑप्शन है इसमें से कोई ना कोई तो होगा। नन ऑफ दीज का मतलब एकदम गलत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि सीता अच्छा गाती है, तो गाना कौन गाता है? सिंगर। ठीक है, सिंगर गाना गाते हैं। गीत गाने वाले डांसर यानी नाचने वाले होते हैं। म्यूजिशियन माने म्यूजिक बजाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे
सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, क्या होगा? सिंगर। तो हम लिख देंगे सिंगर। तो हो गया सीता सिंग्स वेरी गुड, कामा शी इज अ सिंगर। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जंबलिंग वर्ड आया है। पहले इन स्टडीज, इन स्टडीज, STUDIES स्टडीज, फिर उसके बाद स्लैश ही इज, ये साथ में है, फिर उसके बाद इन गेम्स, ये भी एक साथ है, फिर उसके बाद एंड, फिर उसके बाद गुड, बोथ। चलिए यही दिया है वर्ड्स, जिसे हम अरेंज करेंगे एक सही क्रम में, जिससे कि कुछ अर्थ निकल सके। इस समय तो बिना अर्थ के है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अब इसको हम ऐसा बना दें, ऐसा लिख दें, इसको इस तरह से हम सरिया दें, इस तरह से लिख दें कि ये कुछ अर्थ निकाले। चलिए देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन को देखते हैं। पहले लिखा है ही इज बोथ गुड इन स्टडीज एंड इन गेम्स, ये सही नहीं लग रहा है। ही इज बोथ गुड इन एंड स्टडी, ये भी सही नहीं है। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, यही हमें सही लग रहा है। ही इज बोथ, ही इज गुड इन बोथ। एक और दिया है, ही इज गुड बोथ इन स्टडीज एंड इन गेम्स, ये 2 बार इन दिया है, लेकिन ऑप्शन में तो, ऑप्शन में भी 2 बार है। हाँ, ऑप्शन में भी 2 बार है। ऊपर वाले में ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम, वो नहीं सही होगा, क्योंकि 2 बार इन है तो 2 बार इन लगाना पड़ेगा, इन स्टडीज एंड इन गेम्स। तो ये चौथा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए, ही इज गुड बोथ इन स्टडीज एंड इन गेम्स। ठीक है, देख लीजिए, ही इज गुड, वह अच्छा है, बोथ दोनों में, इन स्टडीज यानी अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में, एंड इन गेम्स और खेल कूद में। ठीक है, यही सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is correctly spelled? करेक्टली स्पेल्ड पूछा है। कल वाले मॉडल पेपर में मिस स्पेल्ड पूछा था, और आज पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एग्जाम में भी ऐसे आएगा, कभी मिस स्पेल्ड हो सकता है, कभी करेक्टली, यानी हम जब सॉल्व करा रहे हैं तो कल वाले में मिसस्पेल्ड दिया था और आज वाले में करेक्टली दे रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि दिया हो मिसस्पेल्ड और बना दो करेक्टली, या दिया हो करेक्टली बना दो मिसस्पेल्ड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब उसका आंसर देना ध्यान से। देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड का मतलब, यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से पूछ रहा है कि सही स्पेलिंग किसका है, जिसका अर्थ भी कुछ निकले। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है वांडर, WONDER। दूसरा ऑप्शन
ब्लंडर है, BLUNDAR। तीसरा ऑप्शन थंडर है, THUNDER। और चौथा ऑप्शन स्प्लेंडर है, SPLANDER, सॉरी DAR। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत। चार ऑप्शन, WONDER वांडर, BLUNDAR ब्लेंडर, THUNDER थंडर और SPLANDAR स्प्लेंडर। देखिए कहने को तो ऐसा लग रहा है कि सब सही है, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेलिंग में मिसस्पेल्ड देखा जाए और सही देखा जाए तो वांडर जो है, WONDER वांडर का मतलब होता है आश्चर्य। वांडर आश्चर्य, ये स्पेलिंग सही है। WONDER वांडर मीन्स आश्चर्य। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक और भी सही है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है। ब्लेंडर तो गलत है और स्प्लेंडर भी गलत है, SPLENDOR स्प्लेंडर यानी वैभव, शानो शौकत। ये है आश्चर्य और ये है गड़गड़ाहट, थंडर, THUNDER थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाहट, गर्जना। जैसे बारिश के समय में जो बादल गरजते हैं वही होता है थंडर, इसको कहते हैं THUNDER। अब ये और ये दो गलत और ये दो सही है, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए था। देखिए जो मॉडल पेपर बना है हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गया हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, उसमें एक ही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। He is suffering, SUFFERING, उसके बाद स्पेस है, फीवर है। ये हो गया ही इज सफरिंग फीवर। ये प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है एट, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम और चौथा ऑप्शन है विथ। अब इसमें से देखिए ही सफरिंग, बहुत सा एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखा होगा, ये सिक वाला, बीमारी वाला, तो उसमें से देखते ही मान समझ में आ गया सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहां पे हम क्या भरेंगे, फ्रॉम। ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, इसको दोहरा लीजिएगा। अब इसके बाद इसे मिटाना पड़ेगा दूसरे क्वेश्चन पे चलने के लिए, क्योंकि बोर्ड भर गया है। तो ध्यान है अगला क्वेश्चन, ग्रामर से संबंधित मॉडल पेपर सेकंड का छठवां क्वेश्चन। रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है he said
टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस पार्ट को कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में दिखाई दे, यहां पे देखिए पहले ही दे दिया वॉच, यानी वर्ब पहले आ गया, और जब पहले ही वर्ब हो तो इसका मतलब वो इंपरेटिव है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो इन्वर्टेड कामा हटाकर हम क्या लिखते हैं, टू कंजक्शन लिखते हैं, टू। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए ही सेड टू मी, ये वॉश योर फेस अर्थात ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का प्रयोग होता है, और सेड टू को या सेड को भी हम बदलते हैं, देखिए इसके वाक्य के सेंस के अनुसार। कभी कभी ऐसा होता है इंपरेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो ऑर्डर देता है, कभी वो रिक्वेस्ट करता है, और कभी एडवाइस देता है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है वॉश योर फेस क्या है, ये जो बोल रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। इसका तात्पर्य देखो, वॉश योर फेस अपना चेहरा साफ करो। अब इससे समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति इसको कह रहा है दूसरे को कि अपना चेहरा साफ करो, तो यहाँ पे एडवाइस और ऑर्डर में हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अगर जो व्यक्ति कह रहा है उसको कोई फायदा ना हो और जिसको वो कह रहा है उसको फायदा हो, तो वो एडवाइस हो जाता है। जैसे मैं अगर तुमसे कुछ कहूं और तुम्हारे फायदे के लिए, तो वो एडवाइस होगा। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं और वो मेरा फायदा है, तो वो क्या हो जाता है, ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवाइस। तो चलिए देखते हैं, सेड टू को हम एडवाइस में बदलेंगे, हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी। फिर उसके बाद यहां पे लगाएंगे टू वॉश। अब योर जो है ये सेकेंड पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी, यानी ये योर जो है मी के अनुसार हो जाएगा माई फेस। इस तरह से हो गया ही एडवाइज्ड मी टू वॉश माई फेस। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। जो 7th क्वेश्चन है वो दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिन बच्चों को ना आता हो वो मेरे वीडियो लिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहां पे पैसिव वॉइस दिखेगा आपको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। तो तीनों पार्ट आप पढ़ लीजिए, आपका पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है दे refused, refused, they refused him admission। यह है क्वेश्चन, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। अब इसमें देखिए पहले तो हमको ये देखकर समझना है कि ये कौन सा टेंस है। दे रिफ्यूज्ड यानी सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो होता है वाज और वर। तो चलिए देखते हैं इसका क्या रूल है। जैसे मैंने बताया हूं कल भी कि जब भी पैसिव वॉइस बनाने चलते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि इधर से जो ऑब्जेक्ट है उसको ले जाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, और उधर का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाने चलेंगे, और उससे पहले हम बाई लगा देंगे,
और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं। तो पहले हम हिम को कर देंगे इधर ही, फिर उसके बाद वाज और वर में से कोई लेंगे तो क्या लेंगे, वाज, ही वाज। फिर रिफ्यूज्ड, ये थर्ड फॉर्म भी यही है, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन, अब लिखेंगे बाई, और दे का हो जाएगा देम, सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट देम। ठीक है, तो इस तरह से बन गया ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम। अगला क्वेश्चन पंक्चुएशन, 8वां क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब यहां पे पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन मैंने कल भी मॉडल पेपर के फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। पंक्चुएशन का मतलब होता है सुधारना। जैसे कोई सेंटेंस आपको दिया होगा, उसमें मार्क्स में गलती होंगी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कामा, इन्वर्टेड कामा, और इसके साथ साथ कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी गड़बड़ी होता है। तो आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में ध्यान देना है और मार्क्स पर ध्यान देना है। चलिए हम देखते हैं पहले लिखा क्या है। पहले शुरू में लिखा है आई सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी $200 as I wish to purchase a dictionary. Purchase a dictionary. देखिए यही है क्वेश्चन। I said to my mother, please give me ₹200 as I wish to purchase a dictionary. अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आई कभी भी अकेले स्मॉल लेटर में नहीं रहता, हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है, चलिए उसको सुधारते हैं। अब आंसर में पहले हम कर देंगे कैपिटल लेटर में आई, उसके बाद सेड टू माई मदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह है। आई सेड टू माई मदर प्लीज, यहां कामा इन्वर्टेड कामा में, प्लीज गिव मी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ सुधारना नहीं रहता है, कोई वर्ड हटाना नहीं रहता है या जोड़ना नहीं रहता है। ठीक है, जो दिया है बस उतने में ही करना है। तो प्लीज गिव मी ₹200 एज, फिर आई जो है कैपिटल कर देंगे, विश टू परचेज अ डिक्शनरी। यहाँ पे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद। तो इस तरह से देखें कहां कहां गड़बड़ी हुआ था। पहले तो आई में गड़बड़ी किया दोनों जगह, उसके बाद कामा यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं दिया था। इन्वर्टेड कामा होना चाहिए था, वो नहीं था। फिर लास्ट में फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कामा बंद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया पंक्चुएशन।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद चलते हैं आगे का ट्रांसलेशन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर से संबंधित। ये ग्रामर से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एप्लीकेशन और ऐसे होता है, उसे हम इकट्ठा एक बार समझा देंगे, बता देंगे कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब। अच्छा सर, 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी का जो पैराग्राफ दिया है उसे अंग्रेजी में बदलना है। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा 4-5 तो छठ रहता ही है। चलिए देखते हैं क्या है ये। एक एक करके हम बताएंगे, और आप लोग भी एग्जाम में एक एक करके किया करो, यानी पूरा पैराग्राफ एक साथ है ना बना के, एक हिंदी एक इंग्लिश, एक हिंदी इंग्लिश करोगे तो बहुत अच्छा रहता है, एग्जामिनर अच्छा नंबर भी देता है। चलिए हम देखते हैं पहला। ईश्वर चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। एक योग्य अध्यापक थे। इसे ट्रांसलेट करना है तो पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है। एक चीज ध्यान दो कि जब भी पैराग्राफ दिया जाता है तो उसमें ज्यादातर पास्ट टेंस होता है। पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ज्यादा दिखाई देते हैं पास्ट में। तो चलिए देखते हैं, ये पास्ट का सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट। अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो इसको बनाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए, ये नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे आने वाला जो है एबल, एन एबल टीचर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। ये चाक बढ़िया नहीं चल रहा है जी। आगे देखते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। देखिए ये भी पास्ट में आ गया। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। ता था ते थे ती थी आ गया, यानी ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट। कई विद्यार्थी यानी मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स केम। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो कम का हो गया केम। मेनी स्टूडेंट्स केम टू स्टडी, पढ़ने आते थे, तो केम टू स्टडी टू हिम, उनके पास के लिए, या बिसाइड हिम या टू हिम भी लिख सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स केम टू स्टडी टू हिम। अगला, विद्यासागर ने
विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। देखिए कौन से टेंस में दिखाई दे रहा है, ये भी पास्ट में ही दिखाई दे रहा है, वो भी पास्ट इंडिफिनिट में। यहाँ पे लास्ट में क्या है, ई की मात्रा, यानी आ ए ई की मात्रा पर कोई भी सेंटेंस, कोई हिंदी वाक्य समाप्त हो जाए तो समझिए वो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट की तरह चलिए बनाते हैं इसे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों के सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो हम करेंगे पहले विद्यासागर से शुरुआत। विद्यासागर, अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट राइट का लिखेंगे रोट। विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द facility of students। देखिए विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ये भी देखिए पास्ट इंडिफिनिट ही है, लास्ट में एक की मात्रा पे समाप्त है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट। तब उन्होंने यानी दे, यहाँ पे ही का भी प्रयोग हो सकता है। दे, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। दे डीड मेनी वर्क, उन्होंने अनेक कार्य किए। क्या हो गया, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, दे डिड मेनी वर्क्स यानी उन्होंने अनेक कार्य किए। फॉर द प्रोग्रेस यानी उन्नति के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन यानी शिक्षा। तो इस तरह से ये ग्रामर पोर्शन हो गया समाप्त, आज का सेकेंड जो मॉडल पेपर था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जिसे आप जानते हो कि क्लास 10 का एग्जाम देने वाला है, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाला है कोई बच्चा, तो उसके पास इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।